Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है, सो इन्फेक्शियस डिजीज़ में आज हम सबसे पहली डिज़ीज़ जो पढ़ेंगे दैट इज़ एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग. ठीक है, अच्छा लेट मी टेल यू, ये जो आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला टॉपिक है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स. ठीक है, सो ये जो मैं सीरीज़ बेसिकली शुरू करूँगी फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, ये आपकी मेडिसिन के लिए भी हेल्पफुल है एंड पीड्स के लिए भी हेल्पफुल है. ठीक है, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग. इसके मेडिसिन में भी बहुत फ्रीक्वेंटली जी, सो इसके मेडिसिन में भी एसक्यूज़ पूछे गए हैं एंड ऑल्सो इन पीड्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग. मोस्टली जो एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग के पेशेंट्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली केसेस ऑफ कॉलेरा. ठीक है, सो आज हम देख लेते हैं बेसिकली कॉलेरा को. ठीक है, अब कॉलेरा आपको पता है इट इज़ कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ विब्रियो कॉलेरा. ठीक है, अब हमारे पास ये जो विब्रियो कॉलेरा है दिस इज़ अ ग्राम नेगेटिव बेसिला है. ठीक है, एंड ये एक्यूट इलनेस कॉज करती है एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 48 आवर्स तक का. ठीक है, सो इट हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 12 to 48 आवर्स. मोस्टली इट इज़ अ पेनलेस कंडीशन. ठीक है, पेनलेस कंडीशन होती है. ओके, एंड इसमें आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है विद राइस वाटरी स्टूल्स. ठीक है, अब अगर एक्सेसिव मतलब डायरिया हो जाए पेशेंट में, वॉमिटिंग हो जाए, तो ऑब्वियसली उसका जो सारा बॉडी का फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिस्टर्ब होंगे, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो अल्टीमेटली पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोवोलेमिक शॉक. ठीक है, एंड दैट में प्रेजेंट एज हाइपोटेंशन या टेकिकार्डिया. ओके, सो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया अबाउट कॉलेरा. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉलेरा में आप किस तरह से पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करके, मतलब आपने मैनेजमेंट अब मेनली आपको पता होनी चाहिए डिजीज़ की. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, किस तरह से आपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना है. सबसे पहले तो आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है. ठीक है, उसके बाद आपने उसका एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेना है. ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि आप उसकी कुछ लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे. ठीक है, अब लैब इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं. सबसे पहले तो आप उसका जो ब्लड एग्जामिनेशन है वो करवाएंगे. ब्लड एग्जामिनेशन में आपने करवा लेनी है उसकी CBC. ठीक है, जिसमें आपने उसका टोटल WBC काउंट देख लेना है. ठीक है, इसके अलावा आप उसके ABGs करवाएंगे. ठीक है, देन आप उसका यूरिन एंड आप उसका यूरिन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं. आप उसके ब्लड कल्चर्स करवा सकते हैं. ठीक है, ब्लड कल्चर्स भी करवा सकते हैं. ठीक है, और आप उसके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सारे असेस कर लेंगे. सो बेसिकली ये ब्लड एग्जामिनेशन आपने करवा ली सबसे पहले लैब इन्वेस्टिगेशंस में. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप पेशेंट सो ब्लड एग्जामिनेशन करवाने के बाद आपने पेशेंट की करवानी है कुछ और इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपके पास आ जाता है स्टूल का एग्जामिनेशन. ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे कि आप बेसिकली देखेंगे कि आपको हैंगिंग ड्रॉप या शूटिंग स्टार मोटेलिटी वाले रैपिडली मोटाइल विब्रियो कॉलेरा नज़र आएंगे. ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन पे. ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन पे आपको क्या नज़र आएंगे, हैंगिंग ड्रॉप या फिर आप कह सकते हैं कि शूटिंग स्टार मोटेलिटी टाइप ऑफ, मतलब रैपिडली मोटाइल विब्रियो कॉलेरा जो है वो आपको नज़र आएगा ऑन स्टूल एग्जामिनेशन. स्टूल एग्जामिनेशन करवाने के बाद आप करवाएंगे स्टूल कल्चर. ठीक है, अब स्टूल कल्चर पे आपको क्या नज़र आएगा कि आप बेसिकली स्टूल कल्चर के थ्रू ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे. आप या तो स्टूल कल्चर करवा सकते हैं या फिर आप रेक्टल स्वैब भी ले सकते हैं. ठीक है, फिर आप कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं जिसमें आपके पास आ जाएगा सिग्मोइडोस्कोपी. ठीक है, इसके अलावा आप करवा सकते हैं बायोप्सी करवा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप PCR करवा सकते हैं, एलाइज़ा करवा सकते हैं. ठीक है, सो ये सब आप करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, आफ्टर यू आर डन विद इन्वेस्टिगेशंस अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपने पेशेंट को ट्रीट करना है. ठीक है, सो ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा. ठीक है, किस तरह से आपने पेशेंट को ट्रीट करना है.
सो ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले तो आपने अप्रोप्रिएट और इफ़ेक्टिव रीहाइड्रेशन थेरेपी देनी है, ठीक है। सो आपने एक रीहाइड्रेशन थेरेपी देनी है जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाएगा आईवी थेरेपी, ठीक है, फिर ऑरल थेरेपी, ठीक है। अब जो आईवी थेरेपी है उसमें आप देंगे रिंगर लैक्टेट, ठीक है, और ये आपने तब तक देना है जब तक पेशेंट जो है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और जो ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है वो भी आपने पेशेंट को देनी है तब तक जब तक वो स्टेबल हो जाता है हीमोडायनामिकली, ठीक है। अच्छा, रिहाइड्रेशन थेरेपी देने के बाद आपने पेशेंट को देना है नेक्स्ट स्टेप जो कि है एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। अब एंटीबायोटिक थेरेपी में आपके पास आ जाएगा कुछ फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स एंड कुछ आपके पास आ जाएंगी सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स, या जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स का पता होना चाहिए। सो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स में आपके पास आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आ जाएगा, ठीक है। सो ये होंगे कुछ फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स। ऑल्टरनेटिव्स में क्या है कि आप कोट्राइमोक्सिजोल भी दे सकते हैं या एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। कोट्राइमोक्सिजोल या आप एरिथ्रोमाइसिन भी पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। ये होगी ऑल्टरनेटिव एंटीबायोटिक थेरेपी। फिर आप ना जिंक सप्लीमेंटेशन देते हैं आफ्टर यू आर डन विद रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड एंटीबायोटिक थेरेपी। अगर आपके पास कोई बच्चा है, मतलब चिल्ड्रंस के केस में आपने याद रखना है कि आपने जिंक थेरेपी लाजमी देनी होती है, ठीक है। ओके, जिंक थेरेपी भी हो गई। फिर आपके पास कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने पेशेंट को देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आपके पास आ जाएगा कि आप कुछ एब्जॉर्बेंट्स पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्बेंट्स में जैसे कि कार्लिन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ एंटी मोटिलिटी ड्रग्स आप दे सकते हैं, ठीक है, ताकि उसकी मोटिलिटी बेहतर हो, ठीक है। और एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में आपके पास ओपिएट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स में रिस्काडोट्रिल आ सकता है, ठीक है। इसी तरह कुछ एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। सो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स में आपके पास डिफरेंट है, लाइक डाइसाइक्लोमीन है, ग्लाइकोपायरोलेट है, हायोसाइमीन है, ठीक है। इसी तरह फिर कुछ आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं आफ्टर यू आर कंफर्म्ड कि क्या कॉज है डायरिया की। सो तब फिर आप कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डीडीज़ बन सकती हैं, ठीक है। क्या क्या आपके पास मतलब एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग की डीडीज़ बन सकती हैं। तो एक तो इसमें आपके पास आ सकता है शिगेलोसिस, ठीक है। शिगेलोसिस कैन बी अ डीडी, या कोई ई कोलाई का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो भी आपके पास इसमें इंटीरो हेमरेजिक या इंटीरो इन्वेजिव फीवर वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब दैट कैन बी अगेन अ डीडी, ठीक है। फिर आपके पास अगर कंपाइलोबैक्टर जेजिना इन्फेक्शन है, ठीक है, कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई इन्फेक्शन है तो दैट कैन ऑल्सो बी अ डीडी। फिर अगर आपके पास सैल्मोनेला का इन्फेक्शन है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो डीडी, ठीक है। या कोई एमीबिक डाइसेंट्री का केस है तो अगेन इट कैन बी अ डीडी फॉर एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है गाइस। इफ़ यू हैव फेल्ट इट हेल्पफुल प्लीज़ डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।